बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, डिफरेंशिएट हीट एंड टेम्परेचर। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है उसके बारे में बताना है। इसके अलावा हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे फ्लो करती है और डिफरेंशिएट करना है हीट और टेम्परेचर के दरमियान। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे मौजूद हों, तो उस वक्त कोई भी हीट नेट फ्लो जो होता है हीट का वो ज़ीरो होता है। यानी कि अगर एक बॉडी का एक हिस्सा किसी भी बॉडी का एक हिस्सा हाई टेम्परेचर पे है और दूसरा हिस्सा लो टेम्परेचर पे है, तो जो टेम्परेचर है वो हाई से लो की तरफ मूव करेगा उस वक्त तक जब तक कि दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। जब वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, वो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर्स ऑफ द सिस्टम आर इक्वल एंड देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ये शॉर्ट सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ये बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस वक्त टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा उनमें। उसके बाद हीट फ्लो के बारे में पूछा गया था, हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है 3 मैकेनिज्म के ज़रिए से। वो कौन से हो सकते हैं? 3 मेथड्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, और वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। हर मैकेनिज्म जो है वो इफ़ेक्टिव है डिफरेंट सिचुएशंस में, और ये डिपेंड करता है फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो बॉडी की हैं और जो मीडियम मौजूद होता है। ज़्यादातर जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा होता है कि सॉलिड की अगर बात की जाए, मीडियम अगर सॉलिड हो तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के ज़रिए से होती है। लिक्विड की बात की जाए तो उसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, और गैसेस की बात की जाए तो वहाँ पे रेडिएशन इफ़ेक्ट कर रही होती है। कन्वेक्शन का प्रोसेस गैसेस पे भी इम्प्लीमेंट होता है, रेडिएशन वहाँ पे भी अप्लाई होती है जहाँ पे स्पेस है, कोई मीडियम मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट इसमें हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस पूछा गया था। तो हीट की अगर बात की जाए तो हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। हीट मेजर की जाती है जॉल्स में, जबकि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। केल्विन यूनिट है टेम्परेचर का। हीट इज नॉट डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। हीट को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं कर सकते, जबकि टेम्परेचर को डायरेक्टली हम थर्मोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है। हीट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जबकि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस। इंटरनल एनर्जी क्या है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। कि किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एटम्स के साथ एसोसिएट कर रही होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के साथ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के साथ जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर रही होती है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। अब इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी पे? तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी बॉडी का तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द थर्मोमीटर, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड इन लिक्विड्स इन ग्लास थर्मोमीटर।
थर्मोमीटर क्या है? तो सबसे पहले अगर हम थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसके बाद क्या कहा गया था? व्हाट शुड बी दी प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। किसी भी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, यानी कि जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड यूज किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। थर्मोमीटर बनाते वक्त जो भी मटेरियल उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा उस टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज हमने बताना, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बतानी है, उस मटेरियल की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, इसमें सबसे पहले वो विजिबल होना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। दूसरा, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन से मुराद ये है कि उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो उसकी एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्मली हो। लो फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होना चाहिए, गिलास को भी वेट ना करता हो। इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की जो कंडक्शन है उस मटेरियल के थ्रू ज्यादा बेहतर हो। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके साथ साथ उसकी हीट कैपेसिटी काफी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा है कि व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो इसका आंसर ये है कि मर्करी को इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि जितनी ऊपर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की क्वालिटीज को डिस्कस किया गया वो तमाम मर्करी में पाई जाती हैं। कि मर्करी विजिबल भी होता है, इसकी हीट कैपेसिटी भी लो होती है, गुड कंडक्टर है, गिलास ट्यूब को भी वेट नहीं करता, और इसकी लो फ्रीजिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि mercury is used as thermometric substance in thermometers because it has all the qualities mentioned above। तो वो जो ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं, इस वजह से थर्मोमीटर को हम मर्करी को एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कंपेयर देम, राइट देयर कन्वर्जन ऑफ फार्मूला। कि डिफरेंट स्केल्स टेम्परेचर के क्या हैं। तो सबसे पहली बात, डिफरेंट स्केल्स जो हैं टेम्परेचर के वो हम जानते हैं 3 किस्म के स्केल्स होते हैं जिनकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या यूं कह लें कि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। उनमें ऐसा यूनिट केल्विन है, बाकी 2 जो हैं वो सेल्सियस स्केल या जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल है। तो 3 किस्म के हमारे पास स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। अब सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। सेल्सियस स्केल में जो इंटरवल होता है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट्स के दरमियान 100 इंटरवल्स होते हैं, यानी कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट तक टोटल 100 लाइंस लगी होती हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके साथ साथ फ़ारेनहाइट स्केल की हम बात करें तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल का जो इंटरवल है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट का, उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, और इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके साथ केल्विन स्केल की बात की जाए तो केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और इसमें जो इंटरवल है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट्स के दरमियान उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। सेल्सियस स्केल में भी 100 था और केल्विन में भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। फर्क ये है कि सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि केल्विन का 273 केल्विन, और इसका अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अपर फिक्स पॉइंट केल्विन के लिए 373 केल्विन होता है। इसके बाद कहा गया था राइट देयर कन्वर्जन फार्मूला। तो ये जो इनको कन्वर्ट कर एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूले हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए TK = 273 + TC है, यानी कि केल्विन में टेम्परेचर कैसे आएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे, और इसी से अगर हम केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी फार्मूले से TC को एक तरफ कर लेंगे, 273 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो TC = TK - 273 हो जाएगा।
इसके बाद सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल है, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है TF इक्वल टू 1.8 TC प्लस 32, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए इसमें TC एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये 32 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.8 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास है केल्विन स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, तो उसके लिए फार्मूला है TF इक्वल टू 1.8 इंटू TK माइनस 273 प्लस 32। इसमें से TK को एक तरफ ले कर लेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 1, 2 एंड 3 ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। अगर ये 3 फार्मूले आपको याद हैं तो इनकी मदद से आप इनके नीचे वाले जो फार्मूले हैं वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला लिखना है और यूनिट लिखना है। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a given quantity of matter by 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये अमाउंट ऑफ हीट है, हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है टेम्परेचर रेस करने, किसी भी मैटर की क्वांटिटी का टेम्परेचर रेस करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तक। किसी भी मैटर की क्वांटिटी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेस करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T, और इसका जो यूनिट है वो जॉल पर कूलम होता है, जॉल पर केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन लेटेंट हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन बतानी है। With the help of an experiment, calculate the latent heat of fusion of ice and latent heat of vaporization of water। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरी से डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाए तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग विच इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय HF। कि क्या कहा गया है कि कोई भी एक क्वांटिटी है और उसको हीट जितनी रिक्वायर्ड होगी जबकि उसका टेम्परेचर जो है वो मैस 1 किलोग्राम हो और उसका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए टेम्परेचर कांस्टेंट रख के। यानी कि अगर सिंपली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में मौजूद है, जो कि सॉलिड स्टेट, एक सब्सटेंस जिसका मैस 1 kg है और वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। क्या कहा गया है कि 1 किलोग्राम सॉलिड हो और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखे बगैर जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे, और इसको डिनोट किया जाता है HF से। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को HV से डिनोट किया जाता है, और ये क्या है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दे देंगे। ये क्या था कि 1 किलोग्राम सॉलिड को टेम्परेचर कांस्टेंट रख के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे, और 1 किलोग्राम लिक्विड को टेम्परेचर कांस्टेंट रख के वेपर्स में कन्वर्ट करने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को HF से डिनोट करते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को HV से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इवेपोरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स इवेपोरेशन डिपेंड्स, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इसमें भी आपके पास काफी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में। व्हाट इज इवेपोरेशन, तो सबसे पहले हम इवेपोरेशन के बारे में बताते हैं कि वो क्या है। इवेपोरेशन बेसिकली क्या है
कि लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज हो जाना फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, कि हम हीट प्रोवाइड ना करें और लिक्विड्स कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो इसको हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। कि कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और वो जो वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं वो लिक्विड की सरफेस से क्रिएट हो और उसको हीट प्रोवाइड ना की जाए, तो इसको इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर ओनली कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। कि बॉइलिंग जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड का नाम दिया जाता है। और इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, यानी कि उस जो भी लिक्विड होगा उसके किसी भी हिस्से से बॉइलिंग हो सकती है, लेकिन इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ लिक्विड की सरफेस से हो रही होती है। बॉइलिंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है, जबकि इवेपोरेशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो फॉल करता है। बॉइलिंग रैपिड और वायलेंट प्रोसेस है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो स्लो और साइलेंट प्रोसेस है। इसके बाद क्या पूछा गया था, ऑन व्हाट फैक्टर्स इवेपोरेशन डिपेंड्स। तो वो फैक्टर्स जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड कर रही होती है, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले टेम्परेचर है, दूसरा सरफेस एरिया है, तीसरी विंड है और चौथा नेचर ऑफ द लिक्विड है। इन चार फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड कर रही होती है। इसके साथ साथ ये पूछा गया था कि इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। तो इवेपोरेशन बेसिकली कूलिंग इस वजह से करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे, वो एनर्जी गेन करते हैं अपने सराउंडिंग से और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग्स का वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करती है। कैसे? पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड की सरफेस पे वो एनर्जी गेन करते हैं। जाहिर सी बात है, एनर्जी गेन करेंगे तो वो तभी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और वो एनर्जी कहां से हासिल करते हैं? अपने इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से। तो जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग्स का वो डिक्रीज कर जाता है। जाहिर सी बात है, लिक्विड ने क्या किया, एनर्जी गेन की अपने सराउंडिंग से, तो उसने क्या किया, वहां से टेम्परेचर गेन किया। अब टेम्परेचर वहां से लिया है तो बाकी वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इवेपोरेशन फेनोमेना इज यूटिलाइज्ड इन रेफ्रिजरेशन कूलिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। इवेपोरेशन फेनोमेना जो है वो रेफ्रिजरेशन की कूलिंग में कैसे हो रहा होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर को कैसे ठंडा रखता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो रेफ्रिजरेशन की कूलिंग में जो इवेपोरेशन फेनोमेना है इसको यूटिलाइज किया जाता है टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, कि ये अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। रेफ्रिजरेंट अंडरगोज कंट्रोल्ड इवेपोरेशन इनसाइड द इवेपोरेटर कॉइल located in the space to be cooled, e.g. a refrigerator। के रेफ्रिजरेंट जो होती है वो कैसे होती है, उसको कंट्रोल करती है evaporation inside the evaporator coil located in the space to be cooled। As the refrigerant evaporates, it absorbs heat leading to a cooling effect। जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट करता है तो वो क्या करेगा, हीट अब्जॉर्ब करेगा। ये पहले ही आपको बता दिया गया है कि सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करता है। जब वो हीट अब्जॉर्ब करेगा तो इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इसी को इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वेयर द रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स अब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग हीट टू मेंटेन अ साइकिल ऑफ कूलिंग। कि वो जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जो रेफ्रिजरेंट है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके नतीजे में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इवेपोरेशन प्लेज अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, मेकिंग इट एन एसेंशियल एलिमेंट इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, गिव देयर फार्मूला।
लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इनके फार्मूलाज भी देने हैं। तो सबसे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाए तो एक्सपेंशन इन ए सॉलिड मटेरियल ड्यू टू हीट इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कि किसी भी सॉलिड मटेरियल में अगर एक्सपेंशन हो और वो एक्सपेंशन यानी कि वो एक्सटेंड होता है, उसको हीट प्रोवाइड की जाए तो वो एक्सटेंड हो, और एक्सटेंड होने से जस्ट वन डायमेंशन उसकी चेंज हो यानी कि उसकी लेंथ में इंक्रीज आए, तो उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। हीट प्रोवाइड करने से किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ इंक्रीज करे तो उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं, और उसका फार्मूला हमारे पास अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी है। और इसी तरह लीनियर थर्मल के साथ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाए तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करें, सॉलिड मटेरियल को हीट प्रोवाइड करें, और हीट प्रोवाइड करने से उसकी जो एक्सपेंशन है वो 3 डायमेंशंस में हो यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। और इसका फार्मूला बीटा इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ, गिव एग्जांपल्स। थर्मल एक्सपेंशन की डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं, क्या यूजेस हो सकते हैं, एग्जांपल्स देनी है। तो सबसे पहले जो थर्मल एक्सपेंशन हमारी डेली लाइफ में हो रही होती है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्मोमीटर्स, जो लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है, वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन उसमें हो रही होती है उस लिक्विड में। जैसे मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, तो मरकरी टेम्परेचर प्रोवाइड करने से एक्सपेंड करता है, और टेम्परेचर जब कम हो जाए तो वो उसको डिटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है वो लिक्विड। तो इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्सपेंशन कहाँ पे हो रही होती है, रेलवे ट्रैक्स में। गैप्स छोड़ दिए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स के दरमियान में ताकि थर्मल एक्सपेंशन हो और बकलिंग या रैपिंग से बच जाए। बिकॉज अगर जो ट्रैक बना होता है, ट्रैक के दरमियान अगर गैप्स नहीं छोड़े जाएंगे तो जब वो गर्मियों में एक्सपेंड करेगा तो रेलवे ट्रैक बेंड हो जाएगा। उस बेंड होने से बचाने के लिए उनके दरमियान गैप छोड़ा जाता है ताकि अगर एक्सपेंड हो भी तो वो गैप फिल हो जाए और जो रेलवे ट्रैक है वो बेंड ना हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस हैं। ब्रिजेस बनाते वक्त भी एक्सपेंशन जॉइंट्स वहाँ पे रखे जाते हैं ताकि थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्रिज डैमेज ना हो। इसके बाद पावर लाइंस, जब पावर लाइंस बिछाई जाती हैं यानी कि वाप्टा वाले जो तारें लगाते हैं बिजली की, उनमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो जब एक्सपेंड हों तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लटक कर नीचे आ जाएं, या कॉन्ट्रैक्ट हों तो ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आए टेम्परेचर की वजह से कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर टूट जाएं या पोल्स को ही टेढ़ा कर दें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इन डिटेल। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में कैसे हो रही होती है, तो इसका शॉर्ट सा फिनोमेना आपने ये बात याद रखना है कि जब किसी भी हम कंटेनर में कोई भी लिक्विड डाल के उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले वो हीट प्रोवाइड हो रही है उस सॉलिड को, उस कंटेनर को हीट प्रोवाइड होगी, उसके बाद लिक्विड को प्रोवाइड होगी। तो जब कंटेनर को हीट प्रोवाइड की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो कंटेनर क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। अब जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर जो मौजूद लिक्विड है उसका लेवल डाउन हो जाएगा, और फिर क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया इंटरनल वॉल्यूम तो वाटर कम हो जाएगा। फिर जब वाटर एक्सपेंड करेगा तो वाटर क्या करेगा, उसका लेवल मज़ीद हाई हो जाएगा। तो वाटर के हमें दो हमारे पास यानी कि जो भी लिक्विड होगा वाटर सपोज यूज़ किया जाए तो जो एक्सपेंशन होगी वो अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, दो किस्म की एक्सपेंशन हमें दिखाई देंगी। जब कंटेनर एक्सपेंड हुआ था तो उस वक्त जो हमें एक्सपेंशन दिखाई देगी यानी कि वाटर लेवल, लिक्विड लेवल जो लो होता है वो अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। उसके बाद जब कंटेनर कंप्लीटली हीट अप हो जाता है तो वो हीट अप लिक्विड को प्रोवाइड करना, लिक्विड को पहुंचनी शुरू हो जाती है, तो लिक्विड एक्सपेंड करता है। तो वो जब एक्सपेंड करेगा तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगी। तो इस तरीके से जो थर्मल एक्सपेंशन है लिक्विड्स की वो हम देख सकते हैं कि दो तरह से होती है, अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के
कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।